गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हमें 12th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। अच्छा बेटा, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पुराने हैं, जिनका कुछ तो पोर्शन हो चुका है। कोई बात नहीं बेटा, उनके लिए रिवीजन होगा। और कुछ स्टूडेंट्स जो नए हैं वो बेटा ध्यान से स्टडी करें, स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग नोट्स बनाते रहें। जहाँ ज़रूरत होती है डेफिनेशन में बोलूँगा वो आप उनको नोट कर दीजिए, ठीक है। बाकी आपको वीडियो से प्रिपेयर कर नोट्स अपने बनाने हैं। जहाँ कहीं भी दिक्कत आए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो हम बात कर रहे हैं बेटा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक या चैप्टर जो हैं 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और किस किस हिसाब से या किस किस पैटर्न से इसको हम पढ़ेंगे वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करें, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकत्व। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा विद्युत चुंबकत्व। देखिए, विद्युत चुंबकत्व जो है वो हमारे पास है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक बना हुआ है बेटा किससे? विद्युत से। और एक बना हुआ किससे? चुंबक से। विजिबिलिटी नहीं आ रही शायद? हाँ बेटा, एक तो किससे बना हुआ बेटा? विद्युत से। और एक बना हुआ बेटा किससे? चुंबक से। और विद्युत और चुंबक दोनों का ही जो सोर्स है, मतलब स्रोत है जिससे इनकी उत्पत्ति होती है, वो है हमारे पास क्या? आवेश। यानी विद्युत को भी आवेश उत्पन्न करता है, चुंबक को भी आवेश उत्पन्न करता है। क्लियर है यहाँ तक? जहां भी विद्युत वर्ड का शब्द प्रयोग मिलेंगे उसका मतलब किससे होगा बेटा? आवेश से होगा। किससे होगा बेटा? आवेश से। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, यानी बेसिकली हम बात करें विद्युत चुंबकत्व तो हम किसको पढ़ने वाले हैं? आवेश को पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलो ठीक है, यहां बात करते हैं आवेश। आवेश सर दो स्थितियों में संभव है हमारे पास, दो स्थितियों में पाया जा सकता है हमारे पास। पहला, या तो आवेश कौन सी अवस्था में होगा? स्थिर अवस्था में। कौन सी अवस्था में होगा बेटा? स्थिर अवस्था में। या फिर कौन सी अवस्था में होगा सर? गतिशील अवस्था में। भाई आवेश की स्थिति दो प्रकार संभव है। एक तो क्या हो सकता है वो सर आवेश स्थिर हो सकता है, अदरवाइज हमारे पास आवेश कौन सी अवस्था में हो सकता है? गतिशील अवस्था में हो सकता है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, स्थिर अवस्था में जो आवेश होगा, इस अवस्था को जब डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तो उस ब्रांच को बोलेंगे स्थिर वैद्युत की। क्या कहेंगे बेटा? स्थिर वैद्युत की, ठीक है। इसका मतलब विद्युत का मतलब फिर हम बात करें किससे बेटा? विद्युत का मतलब आता है किससे? आवेश से। जो कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। इसका मतलब फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच या भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम किसको अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेश को। किसको अध्ययन करते हैं बेटा? स्थिर आवेश को। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, जब आवेश कौन सी अवस्था में होगा बेटा? गतिशील अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में? गतिशील अवस्था में होगा। तो क्या होगा? तो गतिशील अवस्था में होगा तो उसे बोलेंगे हम क्या? गतिक विद्युत की। क्या कहेंगे बेटा? इसे गतिक विद्युत की कहेंगे। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? स्थिर अवस्था की। स्थिर अवस्था का मतलब बात करेंगे, स्थिर अवस्था में है तो आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल और केवल विद्युत क्षेत्र। जब आवेश कौन सी अवस्था में होता है? स्थिर अवस्था में होता है तो क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर है? यानी कि हम इसमें किसको पढ़ेंगे? मेन विद्युत क्षेत्र को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र को, ठीक है। तो यहां बात करें, कई बार पूछा था आवेश स्थिर अवस्था में आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो सर स्थिर अवस्था में आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, तो स्थिर विद्युत में और क्या क्या पढ़ेंगे हम? स्थिर विद्युत में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले किसको? आवेश एवं विद्युत क्षेत्र को। आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसको? विद्युत विभव एवं धारिता को।
ये जो टॉपिक आते हैं, दो टॉपिक दोनों किस में आते हैं, स्थिर वैद्युतिकी में। क्लियर है यहाँ तक। स्थिर वैद्युतिकी कब है, जब आवेश कौन सी अवस्था में होगा बेटा, स्थिर अवस्था में होगा। और जब आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो क्या उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम आते हैं सीधे किस पर, गतिशील अवस्था में। जब आवेश कौन सी अवस्था में होगा, गतिशील अवस्था में होगा, यानी रनिंग मोशन में होगा। अच्छा, गति की अवस्था भी हमारे पास दो प्रकार की होती है, जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है। आवेश की गति दो प्रकार से हो सकती है, या तो एक समान गति, या तो क्या होगी, एक समान गति, या फिर क्या होगी, असमान गति। ठीक है, तो आवेश की गति भी कितने प्रकार से होती है बेटा, दो प्रकार से हो सकती है हमारे पास। कौन सी गति, एक समान गति, और दूसरी कौन सी है, असमान गति। ठीक है, एक समान गति का मतलब क्या है बेटा, एक समान गति का मतलब यहां बेटा किससे है, एक समान चाल से या नियत चाल से गति, नियत चाल से गति। ठीक है, क्लियर है यहां तक। एक समान गति का मतलब क्या, किससे ले रहे हैं बेटा हम, नियत चाल से गति। अब नियत चाल से जब गति कर रहा है या आवेश जो है कौन सी गति कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, तो क्या उत्पन्न करता है, तो सर ये उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्लियर है यहां तक। कौन सी गति में, जब आवेश एक समान गति करता है उस स्थिति में आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, यानी सर आवेश स्थिर अवस्था में भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और गतिशील अवस्था में भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आवेश स्थिर अवस्था में क्या उत्पन्न करता है, तो हम क्या बोलेंगे, केवल विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अच्छा, आवेश गतिशील अवस्था में क्या उत्पन्न करता है, सर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अच्छा ठीक है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा क्या आवेश विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न करता है, स्थिर अवस्था में, गतिशील अवस्था में, अथवा दोनों, तो सर दोनों अवस्थाओं में। देखिए यहाँ गतिशील अवस्था में विद्युत क्षेत्र आ रहा है और स्थिर अवस्था में भी क्या आ रहा है, विद्युत क्षेत्र आ रहा है। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, तो यहां बात करेंगे आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है कौन सी अवस्था में, जब गतिशील अवस्था में होगा, वो भी कौन सी, नियत चाल से गति कर रहा हो। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसको, विद्युत धारा को। किसको, विद्युत धारा को। भाई विद्युत धारा किसे कहते हैं, जब किसी चालक में आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो उस आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ऐसा हम 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। विद्युत धारा, आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। भाई दर का मतलब जब आवेश गति करेगा तब ना, तो इसका मतलब कौन सी अवस्था में होगा, वो गतिशील अवस्था में, वो भी कौन सी गति कर रहा है, एक समान गति कर रहा है। क्लियर हो यहां तक। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं किसको, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसलिए तो हमने क्या बोला, ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो गतिशील अवस्था में। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसको, चुंबकत्व को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें बेटा किसको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को। और इसी में जब गतिशील अवस्था में पढ़ेंगे किसको, प्रत्यावर्ती धारा को। किसको बेटा, प्रत्यावर्ती धारा को। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, तो पहले हम बात करें किससे, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास है, कब उत्पन्न करेगा, जब आवेश नियत चाल से गति करेगा। इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा को, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद हम बात करते हैं आवेश की एक समान गति हो गई। अब बात करते हैं कौन सी गति, असमान गति। कौन सी गति बेटा, असमान गति। अच्छा ठीक है, एक समान गति का मतलब नियत चाल से गति। कौन सी गति ले रहे हैं बेटा, नियत चाल से गति है। असमान गति का मतलब क्या चाल नियत होगी, नहीं होगी ना भाई। चाल कौन सी होगी, परिवर्तनशील होगी या असमान चाल होगी। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ, जब कोई वस्तु जो है
उसके चाल में या वेग में परिवर्तन होता है, यदि किसी वस्तु के चाल या वेग में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है? यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा हो तो क्या उत्पन्न होता है? वेरी गुड, क्या उत्पन्न होता है? त्वरण होता है। इसका मतलब जब आवेश कौन सी गति करेगा? असमान गति करेगा या असमान चाल से गति करेगा तो क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, आवेश की कौन सी गति? त्वरित या दोलन गति? कौन सी गति बेटा? त्वरित या दोलन गति। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, जब आवेश हमारे पास क्या है? असमान गति करता है यानी त्वरित या दोलन गति करता है तो क्या होगा? क्या उत्पन्न करेगा? अच्छा ठीक है, क्या गति तो कर रहा है ना? बिल्कुल सर, गति कर रहा है तो क्या विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होंगे? सर बिल्कुल होंगे, क्योंकि आवेश गतिशील अवस्था में क्या करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर? बट हमने कहा ये गति कौन सी है? असमान गति है। कौन सी गति है बेटा? असमान गति है। तो इस असमान गति के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक समान होंगे क्या? नहीं होंगे। अरे भाई गति तो हो रही है, गति और इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु क्या वो एक समान है? नहीं, वो क्या है? असमान है या परिवर्ती है। तो क्या होंगे? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। तो असमान गति से गतिशील, असमान गति से गतिशील हमारे पास जो आवेश है कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? सर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, तो हमने कहा जब आवेश कौन से अवस्था में होता है? गतिशील अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, परंतु जब असमान गति करता है तो ये उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र हैं वो भी क्या होते हैं? असमान होते हैं या परिवर्तनशील है। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, और दोनों ही मिलकर क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है या विद्युत चुंबकीय तरंगें कब उत्पन्न होती हैं, तो हम बात कह सकते हैं त्वरित या दोलन गति की। किससे? कौन से? आवेश के। आवेश की त्वरित या दोलन गति ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत है। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, तो ये टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं किसमें? विद्युत चुंबकत्व में। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी के बेस पर हम बात करते हैं। एनसीईआरटी के बेस पर ये आपकी फिजिक्स का 12th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर बताइए? फर्स्ट चैप्टर है। ये क्या है? सेकेंड चैप्टर। उसके बाद हम बात करेंगे ये है थर्ड चैप्टर, फिर हम बात करेंगे ये फोर्थ है, ये 5th नंबर का चैप्टर है, ये 6 नंबर का चैप्टर है, ये 7th नंबर का चैप्टर है, और ये हमारे पास कौन सा? 8th नंबर का चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बेस पर हमने कहा देखिए विद्युत चुंबकत्व जो है वो लगभग आपके कितने चैप्टर को? 8 चैप्टर को कवर करता है, और ये 12th क्लास की फिजिक्स की फर्स्ट पार्ट है, बुक का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 12th क्लास की फिजिक्स की फर्स्ट पार्ट में हम बेसिकली किसको पढ़ेंगे? केवल आवेश को, या आवेश को बोले, या फिर हम बात करें विद्युत चुंबकत्व को। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो यहां तक बात करें, फिर उसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे? स्थिर अवस्था से। आवेश से पढ़ेंगे, पर आवेश की भी कौन सी अवस्था पढ़ेंगे? पहले हम स्थिर अवस्था पढ़ेंगे। स्थिर अवस्था को क्लियर करने के बाद फिर हम किस पर आएंगे? गतिशील अवस्था पर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम। हाँ बेटा, तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले किसकी? स्थिर आवेश की। जब आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्थिर वैद्युत की।
देखिए नाम से तो क्लियर हो गया, स्थिर का मतलब रेस्ट में हमारे पास हो गया, विद्युत का मतलब किससे है, चार्ज यानी आवेश से है। तो हम इसमें पढ़ेंगे किसको, बेसिकली किसको, स्थिर आवेश को। तो विद्युत की क्या है, विद्युत की का मतलब यहाँ किससे, ब्रांच से, यानी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच हो गई हमारे पास, एक ऐसी शाखा हो गई जिसमें हम किसको पढ़ेंगे, स्थिर आवेश को। ठीक है, तो देखिए, तो यहां हम डेफिनेशन की बात करें तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किस किस को पढ़ेंगे बेटा, स्थिर आवेश, आवेश के प्रकार, मात्रक, एवं गुणधर्म को। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आवेशों के मध्य बल, आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एवं विभव तथा इसके अन्योन्य प्रभाव, का अध्ययन करते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, स्थिर विद्युत क्या है, भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा हो गई जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, स्थिर आवेश, आवेश के प्रकार, मात्रक एवं गुणधर्म, आवेशों के मध्य बल, आवेशों कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एवं विभव तथा इसके अन्य प्रभाव का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया सर हमारे पास ये। अब बात ये आ रही है हमारे पास आवेश की। सर बाद में तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करें आवेश क्या है। आवेश का मतलब इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बेटा, चार्ज। चार्ज क्या होता है, देखिए बेटा हम बात करें तो आवेश एक्चुअल में देखा जाए तो कोई कण नहीं है, कोई वस्तु नहीं है हमारे पास। आवेश क्या है, एक पदार्थ का मौलिक गुण है, प्रॉपर्टी है उसकी, और उस गुण के कारण क्या करता है, वह पदार्थ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न भी करता है और अनुभव भी करता है। क्लियर? मतलब आवेश के बिना विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना संभव नहीं है, और आवेश के बिना विद्युत क्षेत्र अनुभव करना भी संभव नहीं है। ठीक है, तो यहां बात करेंगे ये क्या है, एक तरह से मौलिक गुण है। क्या है बेटा, पदार्थ का मौलिक गुण। ठीक है, इस मौलिक गुण के कारण क्या होता है बेटा, पदार्थ क्या करता है, पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करता है और अनुभव भी करता है, और हम यहां कहते हैं अनुभव भी करता है। इसके बिना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना भी संभव नहीं है, और इसके बिना अनुभव करना भी संभव नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो आवेश क्या हो गया, एक पदार्थ का एक ऐसा मौलिक गुण हो गया जिसके कारण पदार्थ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है तथा अनुभव करता है। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर इसको व्यक्त किससे करते हैं। तो आवेश को देखा जाए बेटा तो हम बात करें स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से, दोनों से व्यक्त करते हैं। छोटे क्यू से भी लिखा जाता है या बड़े क्यू से भी लिखा जाता है, से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो किससे व्यक्त करते हैं बेटा हम, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब बात करें सर यहां तो समझ में आ गया आवेश क्या है। आवेश कोई पदार्थ नहीं है, आवेश क्या है, पदार्थ का एक मौलिक गुण है जो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करता है और अनुभव भी करता है। अब बात करें आवेश को सर मापा किस में जाता है, आवेश को मापा किस में जाता है, यानी कि हम ये बात करें आवेश का मात्रक क्या है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आवेश का मात्रक जो है, हम यहां बात करें आवेश का मात्रक।
तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एसआई मात्रक की। कौन सा मात्रक की बेटा? एसआई मात्रक की। तो आवेश का जो एसआई मात्रक है वो होता है कूलाम। क्या होता है बेटा? आवेश का एसआई मात्रक कितना होता है? कूलाम होता है। किससे व्यक्त करते हैं इसको हम? सी से व्यक्त करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और किससे व्यक्त करते हैं हम? सी से व्यक्त करते हैं। और इसके अलावा सर इसका सीजीएस मात्रक भी होता है। सीजीएस तो पढ़ा है ना बेटा हमने, 11th क्लास में खूब पढ़ा है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड वाली पद्धति, सीजीएस पद्धति पढ़ी है। उस सीजीएस पद्धति में आवेश जो है उसका जो मात्रक होगा वो मात्रक जो है आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। सबसे छोटा मात्रक, ठीक है। सीजीएस में जो मात्रक होगा वो क्या है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। असर कौन सा मात्रक है? वो मात्रक है स्टेट कूलाम। कौन सा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलाम। और ये स्टेट कूलाम जो मात्रक है वो दिया किसने था बेटा? फ्रैंकलिन ने। किसने दिया बेटा? फ्रैंकलिन ने दिया था। इसीलिए इसे एक फ्रैंकलिन भी कहते हैं। स्टेट कूलाम बोल दो या फ्रैंकलिन कह दो, बात बराबर है। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है सर, सबसे छोटा मात्रक है ये आवेश का। कितना मान होता है इसका? तो इसका अगर मान की बात करें हमारे पास है तो 1 कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 1 कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो ये स्टेट कूलाम जो है वो आवेश का क्या है? सबसे छोटा मात्रक है। अच्छा ठीक है सर, एक स्टेट कूलाम में देखा जाए तो सर एक स्टेट कूलाम में क्या कर दो? 3 × 10⁹ का भाग दे दो। ये कितना हो जाएगा? 0.33 × 10⁻⁹ कूलाम। क्लियर हो यहां तक? ठीक है। तो एक स्टेट कूलाम में कितने कूलाम होते हैं? 0.33 × 10⁻⁹ कूलाम। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है। अब देखिए आगे, सर सबसे छोटा मात्रक आपने बताया, तो क्या सबसे बड़ा मात्रक भी होता है इसमें? क्या सबसे बड़ा मात्रक होगा? बिल्कुल होता है। कितना होता है सर? तो देखिए हम बात करें, ये हमारे पास था सबसे छोटा। अब हम बात करें किसकी? सबसे बड़ा मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है फेराडे। क्या होता है बेटा? फेराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फेराडे। ठीक है। अच्छा फेराडे है, कितना होता है सर ये? तो यहां बात करें हमारे पास है, ये होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अब बात ये करें 1 मोल कितना होता है सर? जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था बेटा, केमिस्ट्री में आपने खूब पढ़ा होगा, मोल कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है। तो उसमें हम बात करें मोल होता क्या है? तो मोल पदार्थ की ऐसी मात्रा या इतनी मात्रा होती है जिसमें कितने आवोगाद्रो नंबर यानी कि 6.023 10⁻23 परमाणु हो। ठीक है। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कितने हो? 6.023 10⁻23 परमाणु जो होंगे वो मात्रा ही क्या कहलाती है? 1 मोल। क्लियर हो यहां तक? ठीक है। तो यानी कि हम बात करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन बोले इसने? सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोले हैं और उनके आवेश के बराबर। तो 1 मोल का मतलब ही कितना होता है? 6.023 10⁻23। इतने तो इलेक्ट्रॉन, उनके भी आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इतना जो आवेश होगा वो आवेश किसके बराबर होगा बेटा? 1 फेराडे की। बस में ही तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर जो आवेश है वही क्या कहलाता है? 1 फेराडे। और इसको सोल्व करने पर इसका मान वैल्यू आता है लगभग, अप्रोक्स बोल रहे हैं हम, एग्जैक्ट नहीं है यहाँ, अप्रोक्स वैल्यू आ रही है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम आवेश होता है किसमें? 1 फेराडे में। क्लियर है यहां तक? तो कई बार पूछा जाए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सर फेराडे। कितना मान होता है? सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर।
ठीक है, वैल्यू कितनी होती है 96,500 गुलाम। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलो ये तो थे आवेश की बात, आवेश के मात्रा की बात। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ठीक है, चलो अब देखिए यहां, अब बात करते हैं आवेश के प्रकार की। आवेश के प्रकार, बेटा देखिए बेसिकली आवेश हमारे पास है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा सर? एक धनावेश और एक ऋणावेश। भाई इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया हमारे पास कौन सा? धनावेश, और एक क्या होता है हमारे पास? ऋणावेश। ठीक है, इसे प्लस क्यू या पॉजिटिव से व्यक्त करते हैं, इसे माइनस क्यू या नेगेटिव से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? अच्छा ठीक है सर, धनावेश कब होता है और ऋणावेश कब होता है? तो यहां हम बात करेंगे, धनावेश तो उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन की कमी से, इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न। ठीक है, और सर ऋणावेश कब होता है? ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। तो हम बात करें दोनों ही आवेश की उत्पत्ति किससे हो रही है? सर एक तो इलेक्ट्रॉन के जाने से हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन के आने से हो रही है। ठीक है, अब सर कैसे हुई वो देखिए, ध्यान समझो भाई। हम बात करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लिया मैंने किसका? सोडियम का। किसका बेटा? सोडियम का। अब फटाफट बताइए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? फटाफट बताओ, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है? वेरी गुड, कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूं केवल परमाणु क्रमांक की। अच्छा ठीक है, परमाणु है, इसमें केंद्र पे तो क्या होता है? नाभिक, और उस नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही है, नाभिक में क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कितने प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। ये दो है कहां पर होते हैं? नाभिक के अंदर। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में। कौन सी कक्षाओं में? वर्ताकार कक्षाओं में। प्रथम कक्षा में जो बात करें, कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाहर वाली में सर 8 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सर उससे बाहर वाली में कितने होते हैं सर? 8 इलेक्ट्रॉन। पर इसके बाद तो एक ही हुआ, हो गए पूरे 10, 11 सॉरी, 2 8 ये 10, ये कितने हो गए? 11। जबकि तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए बेटा? कितने होने चाहिए सर? हमारे पास कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए। अब बात करें, हमारे पास 8 हैं, जबकि हैं कितने इसके पास? बाह्यतम कोश में सर एक ही है। और कोई भी परमाणु अपने आप को स्थायित्व करने के लिए क्या करेगा? बाह्यतम कोश को पूरा करेगा, या तो पूरा खाली कर देगा। ठीक है, या तो पूरा खाली कर देगा या पूरा पूर्ण भरा कर देगा। भाई पूर्ण भरे या पूर्ण रिक्त, ये कक्षा क्या होते हैं हमारे पास? स्थायी होते हैं, यही है। अच्छा ठीक है, अब देखिए, तो बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा या 7 इलेक्ट्रॉन लेगा? अब मुझे बताइए भाई, 8 पूरे करने इसको, बाह्यतम कोश में कितने होने चाहिए? 7 और मिलेंगे तब जाके 8 होंगे, यही है। अब मुझे बताओ बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन लेना? 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन लेना? सिंपल सी बात सर, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है। वेरी गुड, तो यहां बात करेंगे, तो ये अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय
एक जो इलेक्ट्रॉन है वो त्याग देगा। क्या कर देगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब बात करें इससे पहले, देखिए त्यागने से पूर्व की बात करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन थे सर? 11 इलेक्ट्रॉन थे। कितने प्रोटॉन थे? 11 प्रोटॉन थे। तो प्रोटॉन भी 11 थे प्लस में, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे माइनस में। यही हुआ। परिणामी कितना हुआ सर? 0। अरे प्रोटॉन प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं। ये ऋणावेश होता है, ये धनावेश होता है। परिणामी कितना हुआ? 0। यानी परमाणु जो है मूल रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। वैद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन। ना तो इसमें पॉजिटिव होता है, ना इसमें क्या है? नेगेटिव है। परिणामी रूप से बोला हमने, इसका मतलब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। परिणामी कितना आ गया? 0 हो गया। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब सपोज करो मैं कहूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद अब बताओ मेरे को कि इसके बाद कितने प्रोटॉन बचे? सब प्रोटॉन तो चेंज होंगे नहीं, जितने प्रोटॉन थे उतने ही बचेंगे हमारे पास। क्यों बचेंगे? रीजन, अरे भाई प्रोटॉन तो हमने चेंज किए ही नहीं है, वो तो नाभिक में है। तो प्रोटॉन कितने? 11 थे, अभी भी कितने हैं? सर 11 ही है। 11 प्रोटॉन। सर इलेक्ट्रॉन कितने बचे? तो हाँ, इलेक्ट्रॉन उसके पास 11 थे, पर उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दिया, निकाल दिया। अब बचे कितने इसके पास? सर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, माइनस के 10 इलेक्ट्रॉन। प्रभावी कितना हुआ? सर प्लस के 11 हैं, माइनस के 10 हैं, प्लस का 1 हो गया। क्या हो गया? प्लस का 1। इसीलिए क्या कहते हैं इसको? सोडियम प्लस। कब? एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद। कौन सा आवेश आया बेटा इस पे? धनावेश आया। कौन सा आया? धनावेश। क्यों आया? इलेक्ट्रॉन के त्यागने से, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी हुई। क्या हुई बेटा? कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश आया? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ही क्या बता रहा है कि यहाँ इसका मतलब Na+ का मतलब क्या है? इसका मतलब है +1, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। किससे? प्रोटॉन से। बस ना गई। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। किससे? प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है बेटा? धनावेश उत्पन्न होता है। क्लियर? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन की अधिकता की बात करें तो हमने एग्जांपल लिया बेटा किसका? क्लोरीन का। किसका लिया? क्लोरीन। फटा बताइए परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है? वेरी गुड, 17 होता है। 17 होता है। 17 क्लोरीन 35। तो वही हम बात करेंगे, नाभिक है हमारे पास, 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, 1 2 3 कोश की बात करें हमारे पास। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 2 कितने हो गए? 10। अभी कितने बच रहे हैं हमारे पास? 7 और बच रहे हैं अभी 2। 1 2 3 4 5 6 7। क्या मुझे बताइए बेटा, क्या ये अष्टक पूरा हो गया? क्या बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा हो गया? क्या नहीं हुआ। कितने चाहिए? सर 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। भाई या तो पूरा खाली करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, या इसको अष्टक पूरा करने के लिए, भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और ले लो। यही हुआ। तो क्या करेगा बताओ? ये 7 इलेक्ट्रॉन निकालेगा या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यही हुआ। अच्छा ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने या ग्रहण करने से पहले की बात करें, हमारे पास कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स में? 17 इलेक्ट्रॉन सर। 17 इलेक्ट्रॉन किसमें? माइनस में। कितने प्रोटॉन है? सर 17 ही प्रोटॉन है। किसमें? प्लस में। परिणामी कितना हुआ? तो देखिए सर -17 + 17 कितने हो गए? सर 0 हो गए। सो ये भी क्या है? उदासीन है। ये भी क्या है? उदासीन है। तो हर एक परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है,
अब बात करें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बाहर से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ये। अब बताओ इलेक्ट्रॉन लिया, अष्टक पूरा हुआ नहीं हुआ? आंसर हो गया। अष्टक पूरा करने के लिए या तो क्लियर हो गया हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पहले कितने थे सर? 17 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए सर। किसमें? माइनस में। प्रोटॉन कितने हैं सर? प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है। प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं? 17 ही है। प्रोटॉन तो अभी भी क्या है? 17 ही है। तो यहां कितना होगा? प्लस की 17। कितना हुआ सर? माइनस का 1, माइनस का, अरे भाई माइनस के 18 प्लस की 17 कितने बचे? माइनस का 1 बचेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं? Cl को माइनस। कब? एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। पहले तो क्या बोला हमने? केवल Cl बोला था। अब क्लोरीन को हम क्या बोलेंगे? Cl माइनस कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेना यानी अधिक करना हुआ, किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्या आया? ऋणावेश। बस में आ गई। तो ऋणावेश कब उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। और धनावेश कब उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी से। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है। Cl माइनस, माइनस 1 बोलो या Cl माइनस बोलो, एक ही बात है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ? इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है किससे? प्रोटॉन से। अब चाहे कितने इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 5 इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी 4 प्रोटॉन हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 10 प्रोटॉन हैं तो 11 होंगे। 20 प्रोटॉन हैं तो 21 होंगे, पर होंगे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। क्लियर है यहां तक? तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से तो क्या आया? माइनस। इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या आएगा? प्लस। क्लियर? अच्छा ठीक है। दोनों ही केसेस में क्या कॉमन चल रहा है? देखिए दोनों ही केसेस में क्या कॉमन चल रहा है? यहां इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। इसका मतलब धनावेश हो या ऋणावेश हो, उसमें किसको कंसिडर कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन को ही देख रहे हैं। तो यानी कि हम यह कह रहे हैं दोनों में ही क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, फंडामेंटल रीजन ऑफ द चार्ज, तो वो क्या है सर? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। यदि इलेक्ट्रॉन जाएगा तब आवेश होगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो आवेश होगा। जाएगा तो प्लस आवेश होगा, आएगा तो माइनस आवेश होगा। क्लियर? अच्छा ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन ही क्यों? इलेक्ट्रॉन ही क्यों? प्रोटॉन क्यों नहीं ले रहे हैं? जब प्रोटॉन में तो पॉजिटिव आवेश है, इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन जोड़ दो, एक्स्ट्रा प्रोटॉन जोड़ दो, पॉजिटिव आ जाएगा। यही है। अब देखिए यहां ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्या है? नाभिक के चारों ओर वर्ताकक्ष में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है? कहां पर? वर्ताकार कक्ष में, जिनके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? दुर्बल होता है। क्या होता है बेटा? दुर्बल होता है। वीक फोर्स जिसे हम बात करते हैं, दुर्बल बल कार्य करता है। इस दुर्बल बल के कारण ही हम बात करेंगे यहां इलेक्ट्रॉन को ऐड करना या बाहर निकालना इजी होता है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन को जोड़ना या बाहर निकालना ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू किसके? अंदर वाले के। और जब ये बात करें अंदर वाले कक्ष की बात तो छोड़ो, हम तो कहां बात करेंगे? प्रोटॉन तो कहां पर है? नाभिक के अंदर है। कहां पर है? नाभिक के भी अंदर है। तो उस पर तो क्या है? नाभिक का प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जो कि प्रकृति का सबसे पावरफुल बल है। पढ़ा हमने 11th क्लास में। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स हम बात करें वो कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। इसीलिए यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना, सॉरी प्रोटॉन को निकालना मुश्किल होता है कंपेयर टू किसके? इलेक्ट्रॉन के। ठीक है यहां तक? तो यहां इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को ही निकाला या प्रवेश कराया जाता है या मतलब जोड़ा जाता है। इसीलिए आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। सो समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। भाई हमने कहा ये आपका घर है, ठीक है, और घर के अंदर ये आपका रूम है अंदर। मान लो आपके फ्रेंड्स लोग खेलने जाना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपको भी साथ ले जाएं। ठीक है? फर्स्ट केस में तो आप बाहर गेट पे खड़े हो, दूसरे केस में आप रूम के अंदर बैठे हो। ठीक है? दोबारा पे बात करें, भाई रोड के ऊपर आपका मकान है, हमने कहा आप पहले केस में तो क्या कर रहे हो? आप घर के गेट पर खड़े हो,
दूसरे केस में आप क्या हो, रूम, घर के अंदर भी रूम के अंदर बैठे हो। अब ये आपके जो दोस्त लोग हैं आपको कहते हैं भाई खेलने के लिए बुलाना चाहते हैं, कौन सी सिचुएशन में आपको बुलाना ज़्यादा इजी होगा, कौन सी सिचुएशन में आपको बुलाना ज़्यादा इजी होगा? पहले केस में तो आप कहाँ बैठे हो, घर गेट के पास खड़े हो। दूसरे केस में कहाँ बैठे हो आप, घर के अंदर भी, वो भी कमरे के अंदर है। बताओ कौन से केस में आपको बुलाना ज़्यादा इजी होगा? फटाफट बताइए कि इन दोनों में से कौन से केस में ये फ्रेंड्स लोग आप जो बुला रहे हैं आपको, ज़्यादा इजी कब रहेगा उनके लिए, कब रहेगा? वेरी गुड। कौन से में? फर्स्ट केस में। क्यों सर? गेट पे खड़े हैं हम तो। एक तो अगर आप गेट के अंदर जाएंगे उसके बाद हो सकता है पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़े, यहाँ हम बात करेंगे कोई रोक टोक अगर होती हो, वो अंदर वाले में जाता है, बाहर वाले में कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ बात करें, ये क्या है? वीक फोर्स से अट्रैक्ट है, ऐसा नहीं फोर्स नहीं लग रहा, वीक फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, अंदर से बाहर आना मुश्किल है, जब ये तो गेट पे खड़ा है, तो ज़्यादा इजी कब रहेगा? गेट वाले पे। ऐसे बात करें किसमें? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाह्यतम कोश में, और प्रोटॉन था कहाँ पर? बाह्यतम कोश के आंतरिक कोश में नहीं, उसके भी अंदर कहाँ पर है? न्यूक्लियस में। तो ज़्यादा इजी कब होगा? किसको निकालना सर? इलेक्ट्रॉन को निकालना या प्रोटॉन को निकालना? प्रोटॉन को निकाल, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन को निकालना। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है। क्या सर प्रोटॉन को निकालना मुश्किल होता है? ऐसे नहीं, निकल नहीं सकता, फिर प्रोटॉन निकलेगा नहीं यहाँ से, फिर ये टूटेगा, नाभिक केवल 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, बस में आ गई यहाँ तक। तो इसीलिए मत करें, आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा तो ये थे बेटा आवेश, आवेश के प्रकार हो गए, मात्रक हो गए। अब बात करते हैं हम किसकी? आवेश के गुणधर्म की, प्रॉपर्टी की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म। ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली गुणधर्म क्या हमारे पास है? सबसे पहला गुणधर्म है योज्यता का गुण। किसका गुण बेटा? योज्यता का गुण, यानी कि एडिटिविटी मतलब जोड़ना। भाई योज्य का मतलब यहां किससे बेटा? जोड़ने से। योज्य का मतलब क्या है बेटा? जोड़ना। अच्छा ठीक है, भौतिक राशियों को जोड़ने के लिए हम बात करें, 2 प्रकार के योग काम में ले जाते हैं। अच्छा पहले बात करें भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? सब भौतिक राशियां 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। 2 प्रकार की होती है, एक तो अदिश राशि होती है, एक कौन सी होती है बेटा? सदिश राशि। ये अच्छा वैसे तीसरी प्रकार की भी होती है, प्रदिश भी होती है एक, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, अभी हम बात करेंगे। तो अभी केवल हम बात करेंगे 2 के लिए, एक अदिश के लिए और एक सदिश के लिए। अदिश राशि कौन सी? इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। सदिश कौन सी होती है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, मतलब डायरेक्शन भी होती है। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहां हमने कहा आवेश की बात कर रहे हैं, आवेश में कहीं भी हमने डायरेक्शन यानी दिशा की बात की नहीं की ना? क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती ही नहीं है, आवेश की कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब हम बात करेंगे आवेश कौन सी राशि हुई? कौन सी राशि हुई बेटा? अदिश राशि हुई। वेरी गुड। तो आवेश कौन सी राशि है बेटा हमारे पास? आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, अब बात कर रहे थे भैया इनको जोड़ने की। तो देखिए जोड़ने के लिए भी हम 2 योग काम में लेते हैं। एक काम में लेते हैं बीज गणितीय योग और एक काम में लेते हैं सदिश योग। बीज गणितीय योग और एक सदिश योग। बीज गणितीय योग होता है किसके लिए? अदिश राशि के लिए। और सदिश योग काम आता है किसके लिए? सदिश राशि के लिए।
ठीक है। बीजगणितीय योग काम आता है बेटा किसके लिए? अदिश राशि के लिए। और सदिश योग काम आता है किसके लिए? सदिश राशि के लिए। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, तो यहां बात करेंगे आवेश कौन सी राशि है? सर अदिश राशि है। अदिश राशि है तो कौन सा योग काम मिलेंगे हम? बीजगणितीय योग। कौन सा योग काम मिलेंगे? बीजगणितीय योग। अब इसके अनुसार हम बात करें तो क्या है कि यदि मान लो किसी वस्तु पर एक से ज्यादा आवेश है, कितने आवेश है बेटा? एक से ज्यादा आवेश। मान लो जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4, ऐसे ही कितने आवेश हैं? Qn आवेश हो गए हमारे पास। एक किसी वस्तु पर एक से ज्यादा आवेश है तो उन सभी उस वस्तु पर परिणामी जो आवेश होगा, कुल आवेश, परिणामी जो आवेश होगा वो आवेश उन सभी आवेशों के कौन से योग के? बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कौन से योग के बराबर होगा? बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्लियर यहां तक? यदि किसी वस्तु पर एक से ज्यादा आवेश है तो वह आवेश का उस पर परिणामी मान जो होगा उन सभी आवेशों के कौन से योग के? बीजगणितीय योग के बराबर होगा। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे मानो ये वस्तु है, Q1 का मान -3 माइक्रोकूलम है, Q2 का मान +5 माइक्रोकूलम है, Q3 का मान -6 माइक्रोकूलम है। अगर अब आपसे पूछा जाए वस्तु पर परिणामी आवेश कितना होगा, इस वस्तु पर परिणामी आवेश कितना होगा, परिणामी आवेश कैसे निकालोगे भाई? Q1 दे रखा -3 माइक्रोकूलम, Q2 दे रखा +5 माइक्रोकूलम, Q3 दे रखा हमारे पास कितना? -6 माइक्रोकूलम। फटाफट बताइए परिणामी आवेश कितना होगा? तो सर कैसे निकालेंगे हम? सिग्मा क्यू निकालेंगे। परिणामी कितना होगा? Q1 + Q2 + Q3, यही होगा। कितना आ रहा है? वेरी गुड। तो यहां बात करें हमारे पास कितना आ रहा है? देखो -3 माइक्रोकूलम, +5 माइक्रोकूलम, -6 माइक्रोकूलम। तो माइनस वालों जोड़ दें हम। 6 और 3 कितना हुए? 6 3 9 हो गए, 9 हो गए माइनस के। प्लस से कितने? 5, प्लस से कितने? 5। तो कितना हो गए? -4 माइक्रोकूलम। क्लियर हो यहां तक? तो ये था आवेश का योज्यता का गुण। क्या कि आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है, और किसी वस्तु पर उपस्थित परिणामी आवेश जो है, उस वस्तु पर उपस्थित जो परिणामी आवेश होगा उस पर उपस्थित सभी आवेशों के कौन से योग के? बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी के जो गुणधर्म हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरी गुड बेटा। कल का टाइमिंग वही होगा आपका 8:15 से स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।